Hello children, today we are going to start our chapter The Fundamental Unit of Life, Cell. So first of all, in this chapter we are going to be introduced with the definition of cell. Cells are the fundamental structural and functional unit of life. It means that the structure of every living organism, the basic structure of every living organism is made up of cell, and the function, the life function that every living organism has to perform, those life functions are basically performed by a single cell. सेल को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका सबसे छोटा पार्ट सेल होता है। और जो भी फंक्शन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, या फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो, तो ये सारे फंक्शंस बेसिकली एक सेल भी परफॉर्म करते हैं। इसलिए सेल को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। अब आइए स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को सेल के नंबर के आधार पे 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला ए सेलुलर, ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास कोई भी सेल नहीं होता है। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी सेल नहीं होता है, लेकिन इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को न्यू जनरेशन में ट्रांसफर करता है। एक्चुअली ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए। तो ये जेनेटिक मटेरियल ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास होता है, लेकिन उनके पास सेल नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में जाने के बाद ही अपने लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। जब ऐसे ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग के तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चले जाते हैं, तो ये अपना लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करने लगते हैं और लिविंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर भी रखा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं वायरस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ एक्टिविटीज हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी लाइफ एक्टिविटीज हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक ही सेल सारे लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। एक ही सेल न्यूट्रिशन भी करेगा, एक ही सेल एक्सक्रीशन भी करेगा, एक वही सेल रेस्पिरेशन भी करेगा, वही सेल रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो जब एक ही सेल सारा लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करे, तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट एक्सेट्रा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कैटेगरी की तरफ। तीसरा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनका बॉडी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बना होता है, और यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है।
इट मीन्स कि यहाँ पर डाइजेशन के लिए सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। इट मीन्स कि एक सेल को सारे लाइफ फंक्शन परफॉर्म नहीं करने होते हैं, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत लंबा होता है। तो इसके एग्जांपल्स में फंगस में यीस्ट को छोड़ करके, क्योंकि यीस्ट जो है वो फंगस का ही मेंबर है, लेकिन यीस्ट यूनिसेलुलर है, जबकि फंगस के दूसरे जो मेंबर्स हैं वो मल्टीसेलुलर हैं। उसके बाद सारे प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब चिल्ड्रन यहां से आगे हम बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स की तरफ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हम देखेंगे सेल से रिलेटेड, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट टर्म्स दिए थे रिलेटेड टू द सेल, उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहली बात, स्टडी ऑफ सेल, द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आइए स्टूडेंट्स वन बाय वन ईयर वाइज हम डिस्कवरीज को देखते हैं। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने, ये साइंटिस्ट थे, और इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, और ये जो टर्म सेल है ये भी उन्होंने ही दिया था। उन्होंने कॉर्क सेल को स्टडी किया था, जो कि पेड़ की छालों में पाया जाता है, बार्क ऑफ ए ट्री, उसमें पाया जाता है, और ये एक तरह का नॉन लिविंग सेल होता है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, और उन्होंने देखा था कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति उन्हें दिखी थी, इसलिए उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, और उन्होंने छोटे छोटे रूम्स देखे थे, और उन छोटे रूम्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। सेल एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। सो चिल्ड्रन, रॉबर्ट हुक को सेल की डिस्कवरी करने की वजह से फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। 1674 में एंटोन वैन ल्यूवेनहोइक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर में इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर भी किया, और न्यूक्लियस का नाम भी, न्यूक्लियस टर्म भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, सेल के फ्लूइड को के लिए प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। स्टूडेंट्स, दिस टर्म प्रोटोप्लाज्म ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, this one is cell and this one is nucleus। अब जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर, ये जो स्पेस है यहां पर भी फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को इन्होंने एक नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद 1838 में स्लेडन नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा था कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल के बने होते हैं,
और फिर 1839 में स्वान ने कहा था कि न सिर्फ सारे प्लांट्स बल्कि सारे एनिमल्स के बॉडीज भी सेल के बने होते हैं। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया था कि सारे जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ओरिजिनेट करते हैं। इट मीन्स कि उन्होंने सेल के ओरिजिन के बारे में हमें बताया। सेल की उत्पत्ति हमेशा पहले से पाए जाने वाले सेल से होती है।